हेलो बच्चा पार्टी, तुम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है सारा आकाश पार्ट 20 एंड द लास्ट वन। चलिए शुरू करते हैं। समर प्रेस से लौटने के बाद ऊपर छज्जे पर जाके बैठ गया। उसका चेहरा इतना थका और उतरा हुआ था कि प्रभा ने उसका हाथ छू कर देखा कि बुखार तो नहीं है। वे सूनी सूनी सी आंखें से प्रभा को देख कर भी चुप रहा। उसे अपने आसपास सब कुछ झूठ और छल के एक अंतहीन जाल की तरह लगता था। और वे साथ ही वो प्रभा से सैड था। आई होप क्यों, लास्ट वाला किस्सा जिसमें उसे कैद कर दिया गया है। एक फंदे को काटता है तो दूसरा सामने आ जाता है। और प्रभा वो भी वैसी ही निकली। मतलब सोचता है लाइफ में हमेशा हम एक प्रॉब्लम को खत्म करके जब दूसरा में चल रहे तो हमेशा प्रभा तो साथ ही रही थी, लेकिन अब वो भी वैसी ही है। नीचे चूड़ी वाली चूड़ियाँ पहनाने आई थी। भाभी चूड़ियाँ पहन रही थी। समर एकदम चुप था। प्रभा शायद उसकी चुप्पी से घबरा गई थी। उसने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या बात हो गई? किसी से लड़ा है क्या? समर ने कहा, कुछ नहीं। और वो जिधर देख रहा था उधर ही देखता रहा। प्रभा ने पूछा कि क्या वो उस बात पर अभी तक नाराज है? किस बात पर? वही रात में जो पोटली मिली थी। प्रभा की आवाज की अदरता से वो चौंक गया। उसने कहा, प्रभा मेरी नौकरी छूट गई। सुनकर प्रभा चौंक गई। इतने में नीचे से अम्मा जी की आवाज आई, बहू, अरे ओ बहू, जरा नीचे तो आओ बिटिया। प्रभा ने कहा, आई अम्मा जी। समन ने बताया कि ऑब्वियस क्यों बुला रही है ये अम्मा? चूड़ी लेने के लिए, ठीक है। समन ने बताया कि प्रेस का मालिक कहता था कि 15 दिन तो काम सीखा, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, और कागज पर 75 जरूर लिखे, लेकिन मिलेगा 60। मतलब ऑब्वियस कि जितना लिखा गया उतना मिलेगा नहीं। इसी बात पर वो लड़ आया था। उसका मन बड़ा खराब हो रहा था। प्रभा को भी प्रेस वाले की बात ठीक नहीं लगी। उसने एक इस विषय पर दिवाकर से बात करने के लिए कहा। और इस वाले दिवाकर ही ना नौकरी दिलाया, तो बोला जाओ दिवाकर से बात कर लो और एक बार चले जाओ। समर ने कहा कि अब उसने क्या कहना, उनसे क्या कहना, मतलब दिवाकर से क्या कहेगा जाकर। कल आखिरी बार जाऊंगा, जो देगा ले आऊंगा। प्रभा को अम्मा बार बार चूड़ियां पहनाने के लिए बुला रही थी। प्रभा नीचे गई। ऊपर से समर देख रहा था, सुन रहा था। अम्मा प्रभा को अपनी पसंद की चूड़ियां पहनाने के लिए कह रही थी। उसने मना किया। अभी साथ क्यों प्रभा मना कर रही थी? अभी साथ इफ कि अगर प्रभा चूड़ी लेती है तो पैसा किसको देना होगा? समर को। बेचारी जानती है मेरे पति के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो बेचारी नहीं ले रही थी। बहुत सी चूड़ियां रखी होने की बात की। अम्मा नहीं मानी। मुझे नहीं लगता है। प्रभा बोली, अरे अम्मा बहुत चूड़ियां हमको नहीं चाहिए। अम्मा बोली, अरे लो ना, वो लो ना। समर नीचे गया। उसने देखा प्रभा को चूड़ियां पहनाई जा चुकी थी। वो सहम गई थी। वो खिसियानी सी हंसी हंसने की कोशिश करते हुए बोली, देखो कैसी लगती है, अमर भाभी की पसंद की है। मतलब चूड़ी पहन चुकी थी और बोली कि देखो अपने पति को दिखा रही है। समर नीचे आ चुका था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समर ने पूरी कड़वाहट और तीखेपन से उसे घूरा। झपट कर उसके दोनों हाथ से पकड़े। चूड़िया के ऊपर से पकड़कर दोनों हाथ कलाइयों को आसपास आपस में जोर से बजा दिया। और मुठ्ठियां भींच कर उसकी चूड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। समझ आया? मतलब दोनों हाथ को ऐसा बजा दिया। चूड़िया के टूटने टुकड़े नीचे गिर गए और वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। चूड़िया के टुकड़े उसकी हथेली और उंगलियों में घुस गए। प्रभा की कलाई और समर के हाथ में खून छू रहा था। चूड़ी वाली अम्मा भाभी सभी उसे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। मतलब कि क्या कर दिया? तो पगला लहर हरकत है। रात को पिताजी ने पूछा कि क्या रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम करना शुरू किया था ना? समर ने लापरवाही से जवाब दिया कि उसकी नौकरी छूट गई। अम्मा ने कहा कि ऐसा क्यों? बता रहा है। नहीं होता है ऐसा, बाप को क्या जवाब दे रहा है इतना लापरवाही से? हम तुझसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। समर ने कहा, साफ साफ तो नहीं मांग रहे, लेकिन मतलब क्या है वो भी मैं जानता हूँ। ये सुनकर बाबूजी भड़क गए। उन्होंने समर को खूब खरी खोटी सुनाई। हरामी, तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब इसलिए कि तू ये हमारी इज्जत उतार कर रख दे, छाती पर चढ़कर आए। सीधी सीधी बात करो तो खटकने पागल कुत्ते की तरह भौंके। समर ने कहा कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे वो भड़क जाए। और बाबूजी का गुस्सा बढ़ता गया। और साथ देखिए कोई भी बड़े से हुज्जत करता है या खासकर माँ बाप से छोटा बच्चा हुज्जत करता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। समर ने कहा कि वो शादी करना नहीं चाहता था, उन लोगों ने जबरदस्ती उसकी शादी कराई। शोर सुनकर घर के और भी लोग जमा हो गए। बाबूजी उल्टा सीधा बोल रहे थे। सुबह चूड़ियां पहनाई तो फोड़ दी लाट साहब ने। किसी का अब हक भी नहीं है ना तुम पर, तुम्हारी बहू पर। तू तो ऐसा ही चला आया था ईश्वर के पास से। अपने लिए पढ़ ले, अपने लिए कपड़े आ जाए, अपनी बहू का शान श्रृंगार हो जाए, बस सब अपना ही अपना हो जाए। जब तक कोई कुछ बोले नहीं तब तक सिर पर ही चढ़े चले आते हो। मतलब ये सब बाबूजी समर को कह रहे हैं। आखिर जब सुनना दुभर हो गया तो समर ने पूछा कि वो बहू के लिए कौन सा साज श्रृंगार लेकर आया। मतलब आगे देखिए,
बाप को जवाब दिया। बाबूजी को गुस्सा और बढ़ गया। जवाब पर जवाब देने से वो अपना अपमान महसूस कर रहे थे। वे गुस्से से कांपने लगे। समर अभी संभला भी नहीं था कि उन्होंने लात, घूंसे और थप्पड़ों की बौछार शुरू कर दी। हाँफते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मैंने बुरा हो गया ना बेचारा। कहते जाते और दे जवाब, और जवाब दे, देख लाख बुढ़ा हो चुका हूँ, हजार मरा गिरा हूँ, लेकिन तेरी अकल अभी भी ठिकाने लगा दूंगा। तू बहुत हाथ से निकल गया है। समर चुपचाप घुटते क्रोध से भूनते हुए पिटता जा रहा था और एक शब्द नहीं बोला। इस बात से वे और क्रोधित हो रहे थे। बाबूजी को भाई साहब और अमर ने पकड़ लिया। बाबूजी ने कहा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा, हट जा दूर मेरी आंखों से, डूब मर कहीं कुएं तालाब में। कमबख्त कमीने, हम तो शुरू से ही रंग ढंग देख रहे थे, अब पढ़ने लगे हैं ना। मतलब इनडायरेक्टली प्रभा को कोस दिया समर के साथ साथ। झगड़े की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए। समर ने कहा कि वो चला जाएगा, पर बाबूजी को गुस्सा में ये पता नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब बाबूजी दिल से नहीं बोल रहा था, वैसा नहीं होता है निकल जा बोल रहा था, बेटा वो दिल से नहीं बोल रहा था, फिर गुस्सा में बोल रहा था। उन्होंने उसे उसी समय निकल जाने के लिए कहा, उसका सामान निकालने के लिए कहा, निकालो उसका सामान, फेंको बाहर। अपना सामान उठाकर अपना ठिकाना देखने के लिए कहा, बोले जा अपना जहाँ रहेगा रहे, यहाँ मत रहे। फिर कभी वापस ना आने की बात कही। हमारी तरफ से कहीं मरो, बाहर सड़क पर हमारे बस का नहीं है सांडों को पालना। बाबूजी सब कह रहे समर को। अम्मा ने भी डांट कर दो थप्पड़ दिए और कहा, तू चुप क्यों नहीं हो जाता समर, खबरदार जो जवाब मुंह से निकला। बाप को बराबर से जवाब दिया जा रहा है, बेशरम। माँ भी टेंशन हो गई, बेटा को बड़ा सेकंड बेटा को घर से निकाल देगा। इस बार समर ने खूब गरज कर कहा, बस अम्मा, साफ ही सुनना चाहता था, आज सुन लिया। मुझे खुद ही इस नरक में नहीं रहना, न रात को चैन न दिन में शांति। सब मतलब के माँ बाप बने हैं। कल यहाँ से चले जाऊंगा, संभाल लेना अपना राजपाट। मतलब अब सारे समर को जो इतना दिन से जो क्रोध था, इतना दिन से जो रिग्रेट, गुस्सा सब बाहर आया और अपने माँ को जवाब दिया। बोला घर छोड़ के हम ही निकल जाएंगे, लोगों को कहाँ निकलेगा। पूरा घर समर को कोस रहा था। समर के मन में आया कि क्या राम सीता भी इसी तरह लड़कर अपने घर छोड़े तो नहीं थे। अंदर ही अंदर हंस रहा था। दिमाग में एक ही तस्वीर कूदती रही कि आगे आगे टीन का बक्सा लादे मैं, और पीछे ठिठकता प्रभा चल रही है, और शायद उसके पीछे रोता हुआ कुंवर। मतलब अपने आप को राम समझ रहा था, सीता प्रभा को, और लक्ष्मण कुंवर को जो छोटा वाला भाई है। पूरी रात समर गुस्से में भूनता रहा। विचित्र सी आवाजें दिमाग में आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे दिल की जगह किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो, और उसके बोझ से उसकी सांस घुटी जा रही हो, जैसे हार्ट फेल होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने उसकी छाती पर पाँव रोक दिया हो। ऐसा उसे उसे ऐसा लगता जा रहा था। रात भर पानी बरसता रहा। बार बार चौंक कर उठ जाता कि अभी बंद हुआ या नहीं। रमा ने डरते झिझकते उसे छू कर जगा दिया। 4 बज गए, जाओगे नहीं? कहाँ नहीं जाओगे? याद है उसने कहा था लास्ट बार जाऊंगा, पैसा जो मिलेगा लेकर आ जाऊंगा। कई बार प्रभा ने समर का माथा छुआ। माथे पर कुछ मलती भी रही थी। समर ने उठकर मुंह धोते धोते पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? प्रभा ने बताया कि नहीं। समर को याद आया कि आज उसे ये घर छोड़कर जाना है। उसे घर खोजना होगा कहीं भी, कितनी भी मुसीबतें से। प्रभा ने खाने का डब्बा चारपाई पर रख दिया। समर ने उसे उठाकर जेब में ठूस लिया। कोट पहनते समय हथेलियों में चूड़ी के टुकड़े चुभने की तकलीफ थी। वो नीचे उतर रहा था, तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई। ऊंची आवाज में कहा, तार लेना साहब, तार लिया, उसे खोलो। मैं तार मतलब क्या? टेलीग्राम। मैं उस टाइम तो लेटर वेटर होता ही था, तार भी होता था। मैंने शॉर्ट लेटर्स, मतलब क्या हुआ, किसी से मीटिंग है, ये सब लिखा था। मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई। मतलब इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबराए हुए नीचे उतर आए। समन ने बताया, लिखा है कि मुन्नी मर गई, साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया गया। और साथ है, मैंने कहा था आपको कि मुन्नी मर जाएगी। उस तार की प्रतिक्रिया देखे बिना समर भारी मन से चला गया। वो गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी कौन सा? रेलगाड़ी। गाड़ी चलती रही और समर खिड़की से बाहर देखता रहा। उस समय उसके मन में एक ही बात कानों में पेंडुलम की तरह खटक रही थी, मुन्नी को मार दिया गया। आज समर बहुत हताश हो गया था। उसने अपनी हाथ माथे पर फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका भी। मुझे होता है टेंशन, ऐसा ऐसा ठोक रहा अपने आप को, क्या करे क्या करे। गाड़ी अचानक रुक गई थी। दूसरी ओर स्टेशन आ गया था। उसे वहां उतरना था। वो उस दिन ऐसा बैठा रहा जैसे उतरना ही ना हो। पर रेल ने सीटी दी तो अचानक याद आया कि उसे तो वहीं उतरना है। नहीं होता है,
अगेन लाइफ में उसका मन नहीं लग रहा है, जो हमने 11th पार्ट में पढ़ा था कि उसका लाइफ में मन लग रहा था। झट दरवाज़ा खोला और नीचे गिट्टियों पर उतर गया। खाली पटरियों पर पाँव रखा ही था कि देखा कि इन्हीं पटरियों पर दूसरी दिशा से गाड़ी दिल्ली से चली आ रही है। अचानक मन में आया कि यदि वो स्वयं को इसके सामने डाल दे तो जिंदगी की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि सुसाइड का सोच रहा है। उसे लगा कि वो इंजन के सामने जा पड़े। ये उसने क्या किया, उसे लगा बढ़ते इंजन का पंखा उसे छूने लगा। वो पंखा पकड़ लेता है और प्रभा की नीली सूरत उसके सामने आ जाती है। पंखा छूट गया था और वो चीखना चाहता था, प्रभा, और खुले मुंह पर इंजन चढ़ता चला गया। तो समझ आ रहा, तो मतलब सुसाइड करना चाह रहा था लेकिन उसका सामने प्रभा का चित्र आ गया। अब वो सुसाइड नहीं किया। सारी तस्वीर सजीव होकर सामने आ गई थी। उसे लगा कहीं वो ऐसा कर ही ना डाले। गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई। उसके सामने दो डिब्बे के जुड़ने वाली खाली जगह थी। मन में आया, हैंडल पकड़कर उस डिब्बे में जा बैठे और अगले दिन क्षण में उससे अपने मुंबई से विदेश जाने वाले पानी के जहाज में खलासी के कपड़े पहने हुए देखा। फिर वो तस्वीर कोपिन देखने दाढ़ी बढ़ाए कमंडल लिए साधु के रूप में बदल गई। उसे लगा कि वो काली कमली वाले बाबा का आश्रम में कंबल लपटे पड़ा रहता है। प्रभा कई और बूढ़ी स्त्रियों के साथ आकर खड़ी हो जाती है। वो उसे नहीं पहचानती पर वो पहचान गया। फिर लगा लोग उसे जूते और लाठियों से पीट रहे क्योंकि वो नहाती हुई एक जवान औरत को प्रभा के नाम से बुला रहा था। मतलब नहीं होता लाइफ, मैंने उसका दिमाग में ऑल फॉल दिमाग में बात चल रहा है। वो सोच रहा है कि हम एक ठो ट्रेन पकड़ कर चले जाए कहीं, फिर नहीं होता है वहाँ अपने आप को एक ठो साधु बाबा के पास ऐसी वेश बदल कर रहेंगे। प्रभा आएगी औरत का झुंड लेकर हमको खोजने, हम प्रभा को पहचान लेंगे लेकिन वो नहीं पहचान पाएगी। जो तो सोच रहा है। फिर सारी तस्वीरें गायब हो गई, एक बड़ी तस्वीर में बदल जाती है। अखबार में उसकी तस्वीर छपी है। फिर देखिए, फिर सोच रहा है, प्रिय बेटा समझ, तुम्हारी माँ की तबीयत बड़ी खराब है, एक बार तुम देखने आओ। मैंने सोच रहा कि अखबार में उसका माँ के लिए खबर छपेगा, मैंने उसके लिए कि उसकी माँ बीमार हो गई है, आके देख लो। सामने वाली ट्रेन की सीटी से वो चौंक गया। उसके आगे वाला पहिया धीरे धीरे घूम आगे दो डिब्बे के बीच की खाली जगह में अचानक कूद पड़े तो, या लपक कर हैंडल पकड़ कर डिब्बे में चढ़ जाऊं तो। मैंने सोच रहा है कि जान दे दे, सुसाइड कर ले, या जिंदगी कहीं और ले जाए, अपना जिंदगी कहीं और ले जाए, मतलब ट्रेन पकड़ के कहीं और चले जाए। समर के मन में एक ही बात चलती रही, कूद पड़ चढ़ जा, कूद पर चढ़ जा, सुसाइड या मूव ऑन, सुसाइड या ये लाइफ से एस्केप, सुसाइड या एस्केप। मतलब समझ रहा है ना, उसका जो मेन किरदार है, क्या किरदार है, पलायनवादी, मतलब जिंदगी से भाग रहा है। उसने घबरा कर ऊपर देखा, सारा आकाश डगमग करता घूमने लगा था। मैंने ऑब्वियस बात है, सारा आकाश मतलब क्या, वो जो सारा आकाश को देखने लगा। तो इसी के साथ हमारा सारा आकाश पूरा कंप्लीट होता है बच्चों बेटी। आई होप आपको पूरा समझ आया। बस आप लास्ट का या कुछ कुछ पार्ट देखेंगे वहाँ तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आपको पूरा 20 पार्ट देखना होगा। 20 पार्ट देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम क्वेश्चन में 80 में 20 एकदम श्योर है। तो प्लीज़ अच्छे से पूरा पढ़िए, सारा आकाश हो चुका है। और अगर आपको हिंदी के पोएम्स और स्टोरीज़ के लिए भी वीडियो चाहिए या फिर क्या इस साल आएगा, तो वो भी मैं एक वीडियो में बना दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।